नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है और 48,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है एमसीएक्स पर गोल्ड, और 500 रुपए से ज्यादा की तेजी है। एक साल में 50% गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं। जबरदस्त तेजी आई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भार्गव वैद्य भी होंगे हमारे साथ, बीएन वैद्य एसोसिएट्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव वैद्य साहब, 50,000 का लेवल आप कितने दिनों में देख रहे हैं? अगर 50,000 होगा तो ये एक ही 10 दिन के अंदर होना चाहिए। एक रन अभी हो रहा है कि जिसमें 1800 क्रॉस कर सकता है और 10 दिन में हमको वो लेवल मिल सकता है, मगर वहाँ काफी देर रुकेगा नहीं। ये एक हाई होगा 50,000। अच्छा। तो क्या 50,000 का लेवल छूने के बाद एक बड़ा करेक्शन भी हम देखेंगे? एक करेक्शन डेफिनेटली देखेंगे, मगर मैं मंदी में नहीं हूँ। ये जो एकदम बड़ा जंप आएगा, उसके बाद हिंदुस्तान में हमें डर क्या है कि काफी जगह पे स्क्रैप सप्लाई आएगा और वो स्क्रैप सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा, इसलिए भाव पे प्रेशर हो जाएगा। इसलिए वापिस भाव 47,500 या 47 के करीब आ जाएगा। ये आप बड़ा बोले छोटा बोले तो मैं मंदी में नहीं हूँ, मगर ये एक स्क्रैप सप्लाई के प्रेशर के हिसाब से करेक्शन जरूर आ जाएगा लोकल मार्केट में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मंदी नहीं है गोल्ड में, लेकिन हाँ 50,000 का भाव जब आएगा तो आप कह रहे हैं कि स्क्रैप गोल्ड की बिक्री बढ़ेगी, यानी लोगों के पास जो घरों में गोल्ड रखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। वो बेचने के लिए लोग घरों से बाहर आएंगे, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार रुपये तक दाम उसके बाद कम होंगे, फिर से भाव 47,000 के आसपास आ जाएगा। लेकिन भार्गव जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि एक साल में गोल्ड के दाम 50% बढ़ गए हैं, यानी एक साल पहले जो जिन लोगों ने गोल्ड में पैसा लगाया होगा उनका पैसा मतलब 1.5 गुना हो गया। अगर 1 लाख किसी ने लगाया होगा तो 1.5 लाख हो गया। तो क्या इसी रफ्तार से आगे भी गोल्ड बढ़ेगा? अभी अगर कोई 1 लाख लगाएगा तो क्या एक साल में 1.5 गुना हो जाएगा, या अब रफ्तार थोड़ी कम होगी? इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद अब आगे नहीं करनी चाहिए? नहीं, क्या मानते हैं? इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए, मगर तो भी दूसरे सभी एसेट क्लासों से ये सेफ्टी लेवल उस पर ज्यादा है। मुझे ये नहीं पता कि आज मैं शेयर लूंगा तो उसका कितना नीचे हो सकता है। अगर आप वापस गोल्ड की कीमत में इंक्रीज 10% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो गलत होगा। तेजी 50% हो ही नहीं सकती है, मगर मंदी भी इतनी नहीं है। आपका जो बोलते हैं ना स्टोर ऑफ वैल्यू, वो अपनी वैल्यू बचा के रखेगा गोल्ड, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी सब जगह आपकी वैल्यू आधी भी हो सकती है, ये बात शेयर के पाव शेयर भी हो सकती है। हाँ, ठीक बात। ये बात आपने भार्गव वैद्य जी बहुत ठीक कही। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि 10% के आसपास का रिटर्न मिलेगा और 50% तो खैर मुमकिन नहीं है, हो सकता है कि नहीं भी हो मुमकिन। लेकिन आज से ठीक एक साल पहले भी किसी ने भी इस बात की संभावना नहीं जताई थी कि 50% गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे, और आप देखिए कि बढ़ गए। मतलब 50,000 गोल्ड चला जाएगा, ये शायद ही किसी ने कहा होगा कि वो भी साल के शुरुआती 4-5 महीने में ही। लेकिन अब देखिए 50,000 की दहलीज पर गोल्ड खड़ा है। सर, ये कोविड-19 और ये जो एक पूरा डिस्क्रप्शन हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, वो हम किसी ने नहीं प्लान किया होता।
अगर हम कर देते तो हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को एडवाइस करके भी कुछ दूसरा प्लान कर देते थे। मैं शायद रहने के लिए कोई हिल स्टेशन पे चला गया होता 1 साल पहले, आराम से आपके फोन के पे बात करता होता। मगर ये जो स्पेशल कंडीशन थी और ये जो लॉकडाउन की जो अपने को एक समस्या आई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वर्ल्ड ओवर समस्या आई है, इससे बढ़ नहीं सकती, इससे थोड़ा इम्प्रूव ही होगा। तो वो जो प्रेशर दूसरी इकोनॉमी के साइड से आ रहा था वो सब अभी बढ़ नहीं सकती, इससे मंदी कहीं नहीं आ सकती, इससे गोल्ड में इतनी तेजी दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल साफ हो गई। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा ताकि अगर हमारे दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन हो कि भाई जब पिछले 1 साल में 50% बढ़ सकते हैं तो अगले 1 साल में क्यों नहीं, तो ये कंफ्यूजन भी हमने आपका दूर कर दिया कि ये जो अभी हालात बने हैं इसका अंदेशा किसी को नहीं था और कि इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया के सामने खड़ी हो जाएगी कोरोना के तौर पर, किसी को भनक भी नहीं थी। और लिहाजा ये बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी कल्पना भी करना शायद संभव नहीं है और इसलिए दावे इतने बढ़ गए। ठीक है, अब अनुज जी बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना आउटलुक देने के लिए। लेकिन अनुज जी, ट्रेडर के लिए इस मार्केट में क्या है? 48,000 के आसपास के भाव पर ट्रेडर के लिए क्या है, क्या किया जाए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए अभी भाव चल रहा है करीबन 47,700 से 790 के आसपास। हाई से मार्केट थोड़ा रिट्रेस हुआ है। मुझे लगता है कि ये डिप अच्छा है, नीचे करीबन 47,700 के आसपास। अभी 40-50 रुपए का डिप और आता है तो 700 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 47,450 का रहेगा। टारगेट ऊपर करीबन 48,100 से लेकर 48,200 तक हो सकता है। हमारा मानना है कि इवनिंग सेशन में 48,000 का जो स्तर है वो मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तो हमें लगता है कि बाय का ट्रेड बनाना चाहिए 47,700 के आसपास में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। बीरेन जी, आप पोजिशनल ट्रेडर को क्या राय देंगे? पोजिशनल ट्रेडर को थोड़ा डिसेंट करेक्शन का 47,400 तक का और अपसाइड अभी भी मुझे काफी बाकी लग रही है। अगर 70 क्लोज हुआ तो मैं भी 1820-30 आराम से आ जाएगा। अभी भी इसमें इंडियन टर्म्स में 1,000 रुपया बढ़ने की गुंजाइश है, 1,000-1,200 रुपया बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 1,000 से 1,200 रुपए तेजी की गुंजाइश अभी गोल्ड में और है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग करके चलना ठीक रहेगा। इंट्राडे के लिए भी आपको बाइंग की राय दी जा रही है और पोजिशनरी भी, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको भार्गव वैद्य जी ने बताया कि 10% रिटर्न की उम्मीद करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई गोल्ड की। अब बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी में अभी अनुज क्या किया जाए? चांदी में भी बहुत अच्छी रैली बनी है, तो क्या चांदी में आज के लिए ट्रेड का मौका है, ट्रेड किया जाए? देखिए मृत्युंजय जी बिल्कुल, चांदी ने काफ़ी समय के बाद अपना एक रेंज जो है वो ब्रेक किया है। जैसे कि गोल्ड पहले ब्रेक कर चुका था तो चांदी ने अब वो रेंज ब्रेक किया है और हम देखें तो 48,000 के आसपास ऑलमोस्ट 49,000 के जो स्तर था उसको ब्रेक करके करीबन 49,170 के आसपास का हाई बनाया है। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $17 को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड सिल्वर ने बनाया है वो अब गोल्ड की तर्ज पे ही एक पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि चांदी में जो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे रैली का, वो अब यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। इनिशियली हमें लगता है कि चांदी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी जो भाव चल रहा है करीबन 48,800 के आसपास भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि 48,500 48,600 के आसपास बाय करके चलें। 47,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में 49,200 का रहेगा और उसके ऊपर में करीबन 49,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो स्पॉट में हमें लगता है कि करीबन $18 तक के लेवल सिल्वर में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की तर्ज पे ही सिल्वर यहाँ पर अब एक पॉजिटिव मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। आगे हम आपको बताएंगे क्रूड, मेटल और एग्री में आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले चूंकि पिछले हफ्ते वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान कमोडिटी मार्केट के लिए किए हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया जाएगा ताकि किसानों को और कारोबारियों को नुकसान ना हो और जो पाबंदियां होती थी सरकार की तरफ से उसको हटाया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संदीप मल्होत्रा, एमडी हैं इफ्को किसान के, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के, एक बड़ा कोऑपरेटिव है और माना जा रहा है कि 50 मिलियन जो फार्मर्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मल्होत्रा जी जी बिजनेस पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने यह कहा है कि
ऑयल सीड, पल्सेस यानी दलहन, तिलहन, अनाज, आलू, प्याज, इसको डीरेगुलेट किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आमतौर पर होता यह है कि जब भी हालात बिगड़ते हैं तो सरकार का चाबुक चलता है इसके ऊपर, चाहे तो स्टॉक लिमिट लगा दी जाती है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी होती है। अब इस तरह की कवायद नहीं होगी जब तक कि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो जाए। कितना बड़ा फायदा आप इससे किसानों को देखते हैं? देखिए जी, ऐसा है कि इससे फायदा तो जरूर होगा, बट जो भी कोई चीज होती है उसकी दोनों पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो इसका ये है कि जब मार्केट में डीरेगुलेशन होनी बहुत जरूरी है, ताकि किसान अपना जो प्रोड्यूस है जितने रेट पे आपको मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से वो बेच सके। लेकिन दूसरा इसके साथ एक ये भी है कि अगर मार्केट ना मिली या कहीं से इंपोर्ट हो चुका या कुछ और हो चुका तो प्राइसेस नीचे भी जा सकती हैं, तो सरकार को इस पे कड़ी नजर भी रखनी पड़ेगी। लेकिन इसकी फायदा मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन किसानों को ज्यादा होगा, क्योंकि जब मार्केट प्रिडिक्टेबिलिटी में आएगी तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी पता चल जाएगा कि उनको ब्रॉडली इस रेट पे मिल रही होगी और इस रेट के हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। और किसान को भी इतना पता होगा कि अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइसेस मार्केट के डिमांड सप्लाई के गैप के हिसाब से कम रहेगी, तो वो प्रोड्यूस भी उसी हिसाब से करेगा, अपनी वो बेट्स को हेज कर सकेगा। आज की डेट में जब वो डीरेगुलेटेड नहीं होती तो प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं, तो वो अनाप शनाप लगा देता है, क्योंकि मार्केट में पहले बता दिया जाता है कि 4100 पे बिल बिकेगा चना। बट अगर वो 4100 की में अगर मार्केट में आदमी गवर्नमेंट ना खरीद सके तो डिमांड सप्लाई के चक्कर में वो प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती है, तो उसको एमएसपी भी नहीं मिलती। तो इस डीरेगुलेशन से मेरे हिसाब से किसानों को शॉर्ट रन में और मीडियम रन में जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा, लेकिन मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसके, आपने जो कहा कि दोनों बातें होती हैं, कई बार फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, अगर मैं नुकसान की तरफ ध्यान दिलाऊं तो क्या इससे होर्डिंग जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि कई बार ये होता है कि जब इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है सरकार की तरफ से स्टॉक लिमिट की, तो बहुत बड़ी मात्रा में तेज़ी या मंदी करने वाले होर्डिंग कर लेते हैं और बाजार में आर्टिफिशियल क्रैशेस पैदा होता है सप्लाई का। क्या इससे इस बात की आशंका भी बढ़ेगी जब इसको डीरेगुलेट कर दिया जाएगा? तो देखिए, कोई भी चीज जो है अगर आप डिसिप्लिन में नहीं चलेंगे तो उसका मिसयूज तो होना वो है, जरूरी है, हो ही जाएगा मिसयूज। तो इसलिए आपको वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर आप प्रोसेसर या वैल्यू चेन में हो या एक्सपोर्टर हो तो जितने आपके पास ऑर्डर्स हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप अपना होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते। लेकिन जब डीरेगुलेटेड नहीं भी था, जब रेगुलेटेड भी था, तब भी तो ये चीज हो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो दोनों सिनेरियो में ही आपको नुकसान था। जब होर्डिंग होती है तो प्रॉब्लम आती है, मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी या अबंडेंस क्रिएट करी जाती है, वो अगर आप रोक सकेंगे तो मार्केट का ट्रू लेवल पता चल जाएगा। और जैसा कि वर्ल्ड वाइड में होता है कि भारत को भी उस तरफ निकलना ही पड़ेगा जहाँ पे डीरेगुलेशन हो, जितना जिसको चाहिए उतना खरीदे, ना प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा प्राइसेस नीचे जाए। किसानों को भी समझदारी से उगाना चाहिए कि क्या चीज की डिमांड रहेगी, उस हिसाब से ही चले। ये नहीं हो कि कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस रेगुलेटेड हैं तो किसान सोचता है कि मेरे को वो प्राइसेस मिल जाएंगी, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो वो प्राइसेस नहीं मिलती, बिकॉज मार्केट कहती है नहीं जी, इतनी तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो चुकी है तो हमें इतने चाहिए ही नहीं। तो जब नहीं बिकती तो वो बेचारा कम पे बेच के जाता है, तो वो काम शायद ना हो। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल सर और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका फर्टिलाइज़र का बड़ा कामकाज है इफ़को का, और अब खरीफ की बुआई शुरू होगी और मानसून को लेकर अच्छा अनुमान जताया गया है, तो फर्टिलाइज़र के मोर्चे पर क्या तैयारी है? क्या उस मोर्चे पर किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको इसका ये कहना चाहता हूँ कि मैं इफ़को की सब्सिडरी, एक इफ़को किसान है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो मेरा फर्टिलाइजर से इतना नहीं लेना देना, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारी पेरेंट कंपनी इफ़को देखती है। बट हमारे हिसाब से ये फर्टिलाइजर की मूवमेंट में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इफ़को और इफ़को जैसी और कंपनीज और कोऑपरेटिव पूरी तरह से तैयारी कर रख चुकी है कि हर कोने कोने में अपना वो फर्टिलाइजर पहुंचा सके। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी आपको दिक्कत आएगी, बट मैं इसके बारे में ना कमेंट करूं तो बेटर है, बिकॉज ये मेरा पेज नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो सरकार ने ऐलान किया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जाएगा, इससे कितना फ़ायदा किसानों को होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, हमने गोल्ड की बात की, हमने सिल्वर की बात की, अब बात करते हैं क्रूड की।
क्रूड को लेकर के अनुज जी आपका आउटलुक क्या है? एक्सपायरी से ठीक पहले बहुत बड़ा एक उछाल का माहौल हमने देखा है क्रूड में। क्या ये माना जाए कि ये डर मार्केट में खत्म हो गया, जो पिछले महीने नेगेटिव में एक्सपायरी हुई थी वो अब चूंकि फंडामेंटल में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, ओपेक की तरफ से कटौती हो रही है, डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने की बात हो रही है, तो क्या अब नेगेटिव वाला मामला खत्म हो गया, वो डर खत्म हो गया है और ये पॉजिटिव माहौल कहाँ से आया है कि इतनी बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है? देखिए मृत्युंजय जी, जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ा लॉकडाउन ओपन हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया कि जो डिमांड है वो थोड़ी सी बड़ी है। हालांकि कुछ ऑयल रिग्स काउंट की जो संख्या है वो पिछले हफ्ते में काफ़ी गिरी है। कुछ कंपनीज का जो रिफाइनरी है वो बंद हुई हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है, जो सप्लाई है वो घटी है। इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम जो थी सप्लाई हाई थी, इस टाइम जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम है। हालांकि ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन कट हुआ है, तो सप्लाई साइड इस बार जो है थोड़ा सा वीकनेस है, जिसकी वजह से हमने क्रूड के अंदर एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। ऑलमोस्ट $32 तक के लेवल आते हुए देखे हैं। अभी लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाव में $35 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं और M6 में भी एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर अब धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो डिमांड है वो थोड़ी अभी बढ़ सकती है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। आज बीरेन जी मेटल मार्केट में भी अच्छा खासा एक अप ट्रेंड हम देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी तेज़ी का माहौल है। मेटल की तेज़ी आपको कितनी टिकाऊ लगती है? वैसे सभी मार्केट में आज के दिन अगर आप देखो तो बुल मार्केटिंग एवरीथिंग आप बोल सकते हो। इक्विटी मजबूत है, बॉन्ड मजबूत है, कमोडिटीज में ऑयल भी मजबूत है, मेटल मजबूत है, जेन मजबूत है। तो सबके पीछे पीछे मेटल चली है, तो और भी शायद 410 तक, कॉपर 410-11 तक जाना चाहिए। जिंक और लीड में भी थोड़ी 2-3% की अपसाइड अभी बाकी है। जो मेन ड्राइवर है वो नेचुरली स्टिमुलस है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के हिसाब से सभी चीज़ों में तेजी दिख रही है। हालांकि मैं इसको टिकाऊ नहीं मानता हूँ। मैं कहीं ना कहीं सेल साइड की इंतजार में हूँ कॉपर में, स्पेशली 410 के आसपास। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल। जी सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर जी गोल्ड जी पूछें। गुआर भी 5,000 का भाव हो सकता है सर? हेलो हेलो ग्वार 5,000 का भाव दिखा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं? ग्वार के बड़े एक्सपर्ट बीरेन वकील जी हमारे साथ आज हैं। बीरेन जी, क्या ग्वार में 5,000 का लेवल हम देख पाएंगे? ये सवाल कई बार पूछा गया है और आपने हर बार मना किया है। अब मार्केट में मोमेंटम है, तो क्या अब उम्मीद की जाए 5,000 की? मैं ऐसा मानता हूँ कल आज के लिए मेरा सेल कॉल है, मीन्स कल मार्केट जब ओपन हो और 3650 मिले तो गवार शॉर्ट करना चाहिए। अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से बार बार ये 3,000, 4,000, 3,004 होता रहता है, तो हम 5,000 का भाव शॉर्ट टर्म ट्रेड करके 100 रुपया कमाए तो आराम से 5,000 हो सकता है। वन शॉट 5,000 ये नहीं आएगा। अगर कोई बड़ा सूखा हो या किसी बड़ी इवेंट हो तो अलग है, ऐसी उम्मीद नहीं। ठीक है, अशोक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इंदौर से। पूछिए अशोक जी। सर मैंने 132 पर एनजी शॉर्ट की हुई है। 132 पे एनजी शॉर्ट है। अच्छा, एनजी आपका शॉर्ट है 132 के भाव पर। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? अब 132 पर नेचुरल गैस में इन्होंने शॉर्ट किया है, बेचा है। देखिए हमें लगता है कि इन्होंने बेचा है तो क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है तो शॉर्ट में रहना नहीं चाहिए, बट इन्होंने अगर बेचा है तो 130 की 131 के आसपास निकल जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक हमने एक रिकवरी आते हुए देखी थी और आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 130-131 के आसपास निकलकर वहाँ से बाय का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 137 से लेकर 140 तक के लेवल नेचुरल गैस में आ सकते हैं, तो ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर नेचुरल गैस का, तो शॉर्ट से निकलकर बाय का पोजीशन क्रिएट कर लें। ठीक है, तो आपको अच्छा, अगला सवाल भी सिंह साहब का है, राजस्थान से हैं। पूछिए सर। पेट्रोल भाव बढ़ेगा या घटेगा? और किसानों में मेरे पास पेट्रोल पड़ा है।
कैस्टर का, अच्छा कैस्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं। बीरेन जी क्या लगता है आपको कैस्टर का आउटलुक? बीरेन जी आप सुन पा रहे हैं? और लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुज जी आपका क्या व्यू है कैस्टर के ऊपर, क्या ट्रेंड लगी अभी आप आगे देख रहे हैं? हाँ देखिए, कैस्टर में देखें तो यहाँ पर जो इस बार प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने करेक्शन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि कैस्टर में आने वाले दिनों में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और ऊपर अगर हम लेवल वाइज देखें तो हमें लगता है कि करीबन 3700-3800 तक के लेवल यहाँ आ सकते हैं। तो काफ़ी लोअर लेवल पर है, यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड मुझे लगता है नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ से अपसाइड ही देखने को मिलेगा। तो जिनका शॉर्ट में है उनको सलाह है कि वो निकल जाएं, और जिनका बाई में है हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। 3800 रुपये तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल गुजरात से है, अनूप का, पूछिए। कॉटन में तेजी का चांसेस है क्या? कॉटन में क्या आउटलुक आप देख रहे हैं बीरेन जी? आगे कुछ तेजी की उम्मीद की जाए कॉटन में? ओके, तो ठीक है। अनुज जी आपका क्या क्या व्यू है अभी एग्री मार्केट को लेकर? कल का बाजार एग्री के लिए कैसा रह सकता है? हाँ देखिए मृत्युंजय, कल आज हमने एक अच्छा रिकवरी आते हुए देखा है, चाहे वो एडिबल ऑयल पैक हो चाहे गुआर हो। हमें लगता है कि कल भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन हुआ है और जो कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर चेंजेस हुए हैं, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड एग्रीकल्चर को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि कल के मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड एग्रीकल्चर में हो सकता है। जैसा आज रहा है तो कल भी हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम एग्री कमोडिटीज में आ सकता है। ठीक है, कैलाश हैं सदलपुर से, पूछिए कैलाश। गुड इवनिंग सर। सर सिल्वर को इतना हाई हो गया, अब इसको शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? ये सवाल आपने अच्छा पूछा है। बीरेन जी चांदी में ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी तेजी आ गई है तो क्या अब इस लेवल पे शॉर्ट करना ठीक रहेगा, क्या बेचना ठीक रहेगा चांदी? अच्छा अनुज जी आपको क्या लगता है, चांदी को शॉर्ट करना चाहिए अभी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद रेंज से निकला है तो थोड़ा बहुत डिप यहाँ मिल सकता है। तो डिप का फायदा हमें उठाना चाहिए बाय करने के लिए ही। हमें लगता है कि नीचे 48,248-400 के आसपास बाय इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर हमें अगेन 49,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जो भी डिप मिलता है गोल्ड सिल्वर में वो बाइंग के लिए अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बाय का ट्रेड बनाना चाहिए, शॉर्ट अभी नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और बीरेन वकील जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।